हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मज़ेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर 3 तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा का पूरा निपटारा होने वाला है। आज के इस वीडियो में भैया हम वैद्युत धारा का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आज इसका पूरा संग्राम, यूं कह लें कि संग्राम ही नहीं महासंग्राम, एक रामबाण वीडियो है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक आपका आज फिनिश होने वाला है। इसलिए बच्चों कॉपी और पेन लेकर के बैठना भैया, हम यही से बोल देते हैं, क्योंकि अब ना वफा होगी और ना तो वफा की बात होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी वो पेपर के बाद होगी। अगर हो भी गई इस टाइम तो भाई मना कौन करेगा, लेकिन अब बस मोहब्बत होगी तो वो किताबों से दिन रात होगी। याद रखना बच्चों, मोहब्बत करना है, दिल लगी करना है, किताबों से करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। यूँ समझना आज के इस वीडियो में भैया 5 नंबर का तो एक 100% श्योर है कि आपके पेपर में टपकेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहला टॉपिक, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा है लेकिन आता है, इतना याद रखना। क्योंकि कभी कभार होता क्या है भैया कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो आपको आसान लगती हैं लेकिन आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है भैया कि वैद्युत धारा क्या है और इसकी परिभाषा व मात्रक लिखना होता है। ठीक है ना। चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि कोई क्या है, तार है। भैया हम कुछ भी बोल दें, चालक कह लें, तार कह लें, ठीक, या फिर कोई धारावाही परिपथ कह लें, ठीक है, धारावाही कह लें। तो यूं समझना कि ये एक तार है। अब तार में हमको पता है कि धारा का प्रवाह हो रहा है। तो धारा का प्रवाह होता कैसे है, मतलब किसके कारण धारा का प्रवाह होता है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, बस चीज़ों को ऐसी, मतलब उन्हीं चीज़ों को समझना है कि भैया जिसका कनेक्शन बस क्या है इस टॉपिक से हो डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गहराई में जाने से कोई मतलब नहीं। हमारा अभी मकसद सिर्फ है भैया बोर्ड एग्जाम, हमारा टारगेट ही बोर्ड एग्जाम है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को रखेंगे। देखिए जैसे कोई तार है बच्चों, ठीक है, इसमें भैया हमको मालूम है कि धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह होता किसके कारण है, तो इसमें धारा का प्रवाह होता है भैया आवेश के कारण। किसके कारण, आवेश के कारण। यानी आवेशों के कारण ही इसमें क्या है, धारा बहती है। तो आवेश का जब प्रवाह होगा, इसमें आवेश प्रवाहित होंगे तभी धारा का प्रवाह होगा। अब ये भी मालूम है भैया कि अगर मान लेते हैं कि धारा यहां से यहां धारा का प्रवाह होना, इसमें धारा बह रही है, तो यहां से यहां तक आवेश बहने में कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा बच्चों। तो हम मान लेते हैं कि बबुआ समय t होता है और आवेश इसमें क्यों बह रहा है। तो परिभाषा को समझना है कि किसी चालक में या फिर कह लें किसी तार में, ठीक है भैया, कोई चालक है या कोई तार है, तो किसी तार में आवेश के बहने की समय दर को क्या बोला बच्चों, कि किसी तार में या फिर कह लें चालक में आवेश के बहने की समय दर को ही क्या कहा जाता है भैया, कहते हैं वैद्युत धारा। सिंपल सी बात है कि आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। ठीक है ना, परिभाषा समझ में आ गया बबुआ। यूं कह लें भैया कि आपका हो जाएगा कि वैद्युत धारा बराबर, वैद्युत धारा बराबर, वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह, यानी आवेश हो जाएगा भैया, और नीचे क्या हो जाएगा, समय दर। ठीक है ना, नीचे क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक, या फिर यूं कह लें बच्चों, अगर इसको सैंबल की तरह से लिखेंगे भैया, धारा को I से हम डिनोट करते हैं, उसके बाद आवेश है, आवेश को कैसे लिखेंगे, क्यों से करते हैं भैया, तो क्यों हो जाएगा अपान समय का मात्रक क्या होता है भैया, सॉरी समय को किससे लिखेंगे, t से लिखेंगे। तो I बराबर क्यों अपान t। ठीक है, I बराबर क्यों अपान t, ये हो जाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान देना भैया, यहां से
ध्यान देना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको Q बराबर I इंटू टी भी लिख सकते हो। तो जरूरत होती है छोटे छोटे मतलब ऐसे फार्मूले हैं जिनका भैया बड़े से बड़े न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बच्चों अगर हम इनका मात्रक निकालना चाहें भैया, तो मात्रक क्या हो जाएगा बबुआ? तो मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना भाई। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। और कूलाम, और नीचे क्या है बबुआ? तो नीचे है भैया आपका समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर इसी को भैया धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बबुआ? एम्पियर हो जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये हो जाएगा। और यहां इसका डायमेंशनल फार्मूले से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो केवल यहां पर ए हो जाता है। ठीक है ना, एम्पियर होता है इसलिए ए हो जाता है। अब यदि एक चीज ध्यान से समझना, इसमें कभी कभार ये फार्मूला थोड़ा है कि समझना है कि लिख देंगे कि यदि मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हों, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हो भैया, संख्या n हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे देन ऐसे केसेस में फार्मूला हो जाता है Q बराबर n इंटू ई। ठीक है, Q बराबर n इंटू क्या हो जाएगा भैया? Q बराबर n इंटू ई हो जाता है। ठीक, तो आप यहां से अगर देखें तो बबुआ यहाँ पे Q बराबर n इंटू ई रखेंगे तो एक फार्मूला ये भी तैयार हो जाएगा, I बराबर यहां से अगर Q का मान रख देंगे तो n इंटू ई, और अपान का नीचे बबुआ क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी आपका तैयार हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना बच्चों, ये छोटे छोटे ऐसे कुछ फार्मूले हैं जिनका प्रयोग अक्सर आपको भैया दिखाई पड़ेगा। इनका इस्तेमाल अक्सर क्या हो, बड़े न्यूमेरिकल्स में इसी चैप्टर में होते हैं। यही नहीं, आगे के चैप्टर में भी आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे छोटे छोटे ये फार्मूले। समझ में आ गया बबुआ? तो परिभाषा समझ गए कि किसी चालक में आवेश के बहने की जो समय दर हो, यानी आवेश प्रवाह की समय दर हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत धारा कहते हैं। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अनुगमन वेग क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के रख लीजिए बबुआ, छाप के रखना भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है रसगुल्लों, बिल्कुल आप लोगों की तरह याद रखना कि अनुगमन वेग क्या होता है, इसके लिए सूत्र स्थापित करना है, प्राप्त करना है। अनुगमन वेग अकेले पूछेगा तो 1 नंबर में, बट जनरली अगर पूछ लिया कि अनुगमन वेग क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना बच्चों, तब ये 3 नंबर का टॉपिक आपका बन जाता है। और वैसे भी फिजिक्स में सबसे ज्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन 3 नंबर बोले तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो केवल 3 नंबर वाले। अब यूं समझना कि उसमें 5 आपके भैया डेरिवेशन टाइप या थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, और उनमें से 3 से 4 न्यूमेरिकल, और बचा इधर उधर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन 1-2। तो ये होता है। तो देखिए अनुगमन वेग क्या है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, समझना है भैया। तो अनुगमन वेग वह वेग होता है, ठीक है ना, वह अनुगमन वेग अर्थात ऐसा वेग जो मतलब जिसमें क्या होते हैं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए धन सिरे की तरफ गति करते हैं, तो वही वेग कहलाता है अनुगमन वेग। ठीक है ना, तो यूं समझना, जैसे बच्चों समझते हैं, इसको एक थोड़ा परिपथ के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने बोला ना कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हम हैं। देखिए भैया, मान लेते हैं क्या है कि हमने क्या बोला कि अनुगमन वेग वह वेग होता है जिसमें क्या होता है बच्चों कि चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कि वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये है भैया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में
क्या करते हैं, धन सिरे की ओर ये गति कर जाएं। धन सिरे की ओर मान लेते हैं बबुआ, ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, तो धन सिरे की ओर क्या है, गति करते हैं। तो वो जो वेग होता है, वो वेलोसिटी होता है, वही वेग बच्चों कहलाता है अनुगमन वेग। ठीक है ना, तो हमने बता दिया वह वेग, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या है, आयनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर गति कर जाएं, वो वेग कहलाता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे परिभाषा अगर आपको लिखना है तो भैया आगे एक और हम डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन परिभाषा यहां पर लिख दिया है। तो बच्चों, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं भैया आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करते हैं, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं बबुआ, उसे अपवाह वेग या फिर कह लें अनुगमन वेग कहते हैं। आई बात समझ में ना, तो ये हो गया अनुगमन वेग की परिभाषा। चलिए अब इसके लिए व्यंजक हम प्राप्त करते हैं। तो भैया थोड़ा हमको बताया ना कि परिपथ आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि भैया वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E है। अब उसके बाद ये भैया बैटरी का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, और यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भैया, ठीक, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जो अनुगमन वेग है V∪D है। ठीक, वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, और मान लेते हैं भैया इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल है, वो क्या है, A हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो पहले थोड़ा सा हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले लिख लेंगे भैया कि माना, लिखेंगे थोड़ा बच्चों कि माना चालक की लंबाई L है तथा अनुगमन, मतलब लंबाई उसकी L ले लेते हैं, तथा अनुगमन वेग V∪D है। तो ध्यान से समझिए, तो ऐसे केसेस में हम लिखेंगे भैया चालक पर लगने वाला बल। तो चालक पर लगने वाला बल, तो चालक पर लगने वाला बल बच्चों, तो देखिए भैया एक फार्मूला होता है, आपने F बराबर, देखिए आपने जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में पढ़ा है तो भैया E बराबर F/Q0 पढ़ा है, बट वहां Q0 धन परीक्षण आवेश होता है, यूं कह ले E बराबर F/ हम क्यों लिख सकते हैं। तो भैया यहां पे F बराबर Q इंटू E लिख सकते हैं, बट यहां पर जो Q है वो भैया इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, यानी E है, तो हम F बराबर बच्चों E इंटू E लिख सकते हैं। ठीक है ना, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है, आवेश है, और कैपिटल में जो E है वैद्युत क्षेत्र है। तो भैया यहां पर हो जाएगा बच्चों E और इंटू का ये E हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेंगे, आगे लिखेंगे कि यदि ठीक है इलेक्ट्रॉन पर त्वरण A हो, तो भैया अब त्वरण A हो तो हमको पता है कि फार्मूला होता है A बराबर F/m। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है कि भैया यहाँ पे F/m, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है बच्चों, चूंकि F बराबर m इंटू ए होता है कि नहीं, F बराबर यहाँ पे चूंकि F बराबर m इंटू ए होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ऐसे स्थान पे हम A बराबर F/m लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो यहां पे अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से ध्यान से समझना बच्चों, समीकरण 1 से भैया इसमें अगर देखेंगे यही F का वैल्यू यहां लिखना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे E इंटू ई, अर्थात स्मॉल ई अपॉन कैपिटल, मतलब इंटू कैपिटल E, और नीचे का बच्चों M है,
इतना समझ में आ गया। अब त्वरण के बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, इतना आपको मालूम है। त्वरण बराबर क्या होता है रसगुल्लों? वेग परिवर्तन बटे समय। तो भैया हम लिखेंगे चूंकि ए बराबर होता है, चूंकि ए बार त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। बट बच्चों यहां पर भैया सूक्ष्म, यहां पे वेग है और यहां पे भैया समय भी सूक्ष्म है, तो dv अपान dt हो जाएगा। ठीक है, dv अपान dt। तो भैया ये वैल्यू पूरा का पूरा बच्चों यहां पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका कि dv अपान dt हो जाएगा बबुआ, बराबर का भैया आपका यहां पे क्या है, ये e इंटू अपान नीचे क्या है भैया m है। ठीक है, अब क्या है कि इसको इधर कर देते हैं, केवल dv, dv बराबर ये हो जाएगा e इंटू ई अपान एम। ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का अपन क्या कर देते हैं, समाकलन। ठीक, लिखेंगे बबुआ कि दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। अब दोनों पक्षों का भैया अगर हम समाकलन कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये समाकलन dv बराबर, इसको अपन पूरा बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये अचर पद है तो भैया इसका समाकलन थोड़ी ना होता है, यहां पे केवल और केवल dt बच जाएगा। अब ये तो इतना हो जाएगा, बट यहां पे अब लिमिट थोड़ा सा याद रखना भैया, ये वेग है इसलिए बच्चों इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से v सफिक्स d तक हो जाएगी, क्योंकि अनुगमन वेग निकालना है तो v सफिक्स d, और यहां पर ये 0 से ये श्रांति काल तक हो जाएगा। श्रांति काल क्या होता है बच्चों कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच दो जो क्रमागत टक्कर होती है, तो टक्करों के बीच में जो मतलब टक्करों के बीच लगा जो समयांतराल होता है वो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं श्रांति काल। कभी कभार एक नंबर में परिभाषा भी पूछ लेता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। तो भैया 0 से ये क्योंकि t है तो इसलिए ये 0 से टाउ तक हो जाएगा, टाउ श्रांति काल है, यानी टक्करों के इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर हो रही है ना, उन टक्करों के बीच का जो समय होता है, यानी टक्करों के लिए जितना वक्त लग जाए, ठीक है ना, वही होता है श्रांति काल, इसलिए 0 से टाउ। ये लिमिट याद रखना बच्चों और कुछ भी नहीं करना बबुआ। ठीक, तो भैया अब एक चीज ध्यान देना, हमने बताया था समाकलन अगर dx है तो x, समाकलन dr है भैया तो r, समाकलन dt है रसगुल्लों तो t, यानी जिसके सापेक्ष कहा जाए वो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v के सापेक्ष है तो v हो गया, बट आपका लिमिट 0 अप्रोच टू v सफिक्स d, लिमिट नहीं चेंज होगा बबुआ। तो और यहाँ पे e इंटू ई है, अपान का m है भैया, तो यहाँ पर भी dt है तो भैया t हो जाएगा, और t के लिए भी बच्चों लिमिट आपका 0 से टाउ। अब देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला लॉजिक, आपका समाकलन में एक फार्मूला होता है, जब भी भैया आपका यहाँ पे जैसे x रहे और ये a से b रहे, तो समाकलन जब भी ऐसे करते हैं तो अपर लिमिट यानी एक बार x के स्थान पे जैसे ये चीज अपर लिमिट रखेंगे, माइनस एक बार x के स्थान पे लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद रखना। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, देखिए तो ये हो जाएगा अपर लिमिट यानी v के स्थान पे एक बार v सफिक्स d माइनस का बबुआ एक बार 0। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से आपका ये भैया ये e इंटू ई हो गया अपान का m, इसमें भी अपर लिमिट टाउ माइनस का 0। ठीक है, तो यहां पे केवल v सफिक्स d बच गया बराबर, और यहां पे क्या आ गया भैया e इंटू ई, और उसके बाद अपान m हो जाएगा इंटू यहाँ पे टाउ। बट एक चीज और, ठीक, हमको मालूम है कि यदि क्या हो जाए भैया, ठीक, यदि इसमें क्या हो जाए कि चालक में विभवांतर यानी चालक का विभवांतर v हो जाए, ठीक, यहां पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं थोड़ा कि यदि विभवांतर या विभव v हो, ठीक, और लंबाई l हमने पहले ही मान लिया है l हो, तो ऐसे केसेस में बच्चों आपका क्या हो जाता है, तो भैया E बराबर v अपान l, ये तो भैया आप पहले भी इसके पहले भी अगर याद हो तो ये चीज हमने बताया है। ठीक, तो E बराबर v अपान l ये हो जाता है फार्मूला। तो यहां पर बच्चों अब देखिएगा भैया हम रखेंगे तो v सफिक्स d बराबर, तो यहां पे E है आपका E,
v के स्थान e के, ये कैपिटल ई यानी वैद्युत जो क्षेत्र है इसके स्थान पे v अपान एल रखेंगे, तो यहाँ पे ई वी हो गया, नीचे m इंटू एल, क्योंकि ये l है, और ये भैया पूरा आपका हो गया, इसके अलावा यहाँ पे टाउ बच गया, और यही क्या हो जाएगा आपका अनुगमन वेग के लिए वो भैया व्यंजक हो जाएगा, यही बबुआ अनुगमन वेग के लिए व्यंजक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिर से बोल दे रहे हैं कि बार बार पूछा गया ये टॉपिक है, इसलिए बच्चों इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, कुछ भी नहीं था, एक बार फिर रिकॉल हम करते हैं दोबारा से। माना चालक की लंबाई LLD नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक, लेकिन ये लिख देना है कि अनुगमन वेग VD है, तो चालक पर लगने वाला बल कि F बराबर E इंटू ई, F बराबर क्यों E होता है, तो क्यों का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से दर्शा रहा है भैया E, तो यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाए, इस पे त्वरण हो जाए भैया A हो जाए, ठीक है, यानी जो चालक है उसका त्वरण तो A लग जाता है, तो A बराबर F अपान M, क्यों, क्योंकि F बराबर M में होता है, तो यहां से हमने ये लिख दिया, तो A बराबर त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, तो dv अपान dt इसलिए लिया सूक्ष्म वेग है, क्योंकि भैया आयनों के मतलब अगर हम बात करें चालक के बीच जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म वेग करेंगे, अब ऐसा 1-2 किलोमीटर तो भाग नहीं रही हैं, तो यहाँ पे dv अपान dt इसलिए कर दिया, ये उठा के फिर dt इधर कर दिया, हमने समाकलन कर दिया, लिमिट 0 से v सफिक्स d रखा क्योंकि अनुगमन वेग के लिए निकालना है, और 0 से यहाँ पे समय है, तो इसका मतलब टाउ, टाउ क्या बताया कि दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या होता है, श्रांति काल होता है, याद रखना, ठीक, तो यहां से हमने लगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का लॉजिक लग गया, बाकी आपका यदि विभवांतर v हो तो E बराबर v अपान एल होता है, और ये चीज तो भैया हम कई बार बता चुके हैं, आपका गॉस की उसमें क्या कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में भी ये सब बताए हैं, उसके पहले वाले भी चैप्टर में भी बताए हैं, तो इसलिए आपका अनुगमन वेग हो जाएगा v सफिक्स d बराबर EV अपान ml टाउ। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, V क्या है, विभवांतर है, M क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, L क्या है, लंबाई है, टाउ क्या है, श्रांति काल है। आई बात समझ में? चलिए भैया छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं अब। चलिए आगे देखना है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ये रिलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए भैया अनुगमन वेग क्या है वो तो हमने समझा ही दिया है अच्छे से, अनुगमन वेग क्या है वो हमने अच्छे से समझा ही दिया है पहले से, कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। चलिए अब इसको भी समझते हैं डायग्राम मतलब फिगर के माध्यम से, इसको भी थोड़ा हम फिगर से समझ लेते हैं, ठीक, एक बार बनाना पड़ेगा। देखिए भैया हमने बताया कि भैया इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है, v सफिक्स डी अनुगमन वेग है, वैद्युत क्षेत्र ई लग रहा है ना, वैद्युत क्षेत्र क्या है भैया, ई लग रहा है, ठीक है, और लंबाई एल है, तो याद रखना। अब देखिएगा जैसे सबसे पहले भैया थोड़ा स्टार्टिंग में जो माना जाना वाली चीजें आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कि माना चालक की लंबाई एल है, ठीक है, तथा वही चीज करेंगे अनुगमन वेग v सफिक्स डी एवं क्षेत्रफल यानी तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है बबुआ, a है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो अब लिखेंगे बबुआ, क्या लिखेंगे कि एक सेकेंड में
में चालक चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इलेक्ट्रॉन ठीक, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा बबुआ, तो इलेक्ट्रॉन की जो अब संख्या हो जाएगी ना भैया, तो वो क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा यानी n हो जाएगी इंटू a हो जाएगी, v सफिक्स d हो जाएगी, NaVd। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर याद रखना इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, यहां पे n है, उसके बाद आपका क्षेत्रफल a है, v सफिक्स d रहे, ठीक है, तो NaV सफिक्स d। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे भैया t समय में, तो यहां पर लिखेंगे बबुआ कि t समय में, या तो एक सेकंड में था, अब लिखेंगे कि t समय में कितना प्रवाहित हो रहा है, तो t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो t समय में इलेक्ट्रॉन भैया कितने प्रवाहित होंगे, तब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी ना बबुआ, वो हो जाएगी n, ठीक है, n a v सफिक्स d इंटू टी हो जाएगी, ठीक, इतना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। बट हमको मालूम है एक चीज आपने पढ़ा है बच्चों कि चूंकि फार्मूला होता है Q बराबर n इंटू ई होता है, क्योंकि Q बराबर n इंटू ई होता है, तो ऐसे केसेस में अब हम लिखाएंगे भैया आवेश, कितना आवेश होगा, इसलिए Q बराबर n का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पूरे t समय में प्रवाहित पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कितना है बबुआ, तो ये है भैया NaV सफिक्स d इंटू टी, इतना है, और उसके बाद यहां पर ये है, ठीक है, तो ये क्या है बबुआ, ई है। अब आगे क्या करेंगे भैया, आगे ध्यान से समझना बच्चों, अब यहां पे हमने बता दिया इतना हो गया, ठीक, तो ये चीज, अब एक चीज हमको ये भी मालूम है, अब निकालेंगे कि नीचे ही लिख देते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा, अब चालक में कितनी प्रवाहित धारा होगी, क्योंकि भैया हमको निकालना किसमें है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में रिलेशन निकालना है, तो भैया चालक में जो प्रवाहित धारा हो जाएगी बच्चों I बराबर, यानी चालक में जो प्रवाहित धारा होती है वो I बराबर Q अपान T होती है, तो Q का मान ये पूरा आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हम लिख देंगे भैया यहां पर लिख देंगे कि I बराबर Q का मान पूरा N E, ठीक भैया E भी है, तो NeA V सफिक्स D इंटू का T पूरा साथ में लिख दिया, अपान नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे T है, T, तो भैया इसको इससे काट दिया, बचा क्या बच्चों, आपके पास क्या बचा हुआ है, तो बच गया है I बराबर NeA V सफिक्स D, यही क्या हो जाता है, वैद्युत धारा, यही हो जाता है भैया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, क्योंकि इसमें I भी है वैद्युत धारा, V सफिक्स D क्या है, तो अनुगमन वेग, तो ये हो जाएगा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में रिलेशन। आई बात समझ में, तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है भैया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप भैया दिल लगा करके आशिकी के साथ पढ़ते हो ना, आशिकी भैया यहाँ दिखाना है और कहीं नहीं, ठीक है ना, दिल लगी करना है तो भैया दिलरुबा बनाना है, किताबों को बनाओ, मोहब्बत करना है किताबों से करो, ठीक, काहे नहीं आएगा, समझ में आएगा ना, आप जहाँ दिल लगा बैठते हो तो सब कुछ जब उसी के लिए न्यौछावर करते हो तो क्यों नहीं लगाना भैया, लगाओ ना, कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार किताबों से दिल लगा कर तो देखो, दुनिया भर की आशिकी भूल जाओगे, इतना ज़्यादा प्यार यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि किताबें बेवफा भी निकलेंगी ना, कैरियर बना के जाएंगी। तो समझ में आया बबुआ, कुछ नहीं करना था भैया, हमने मान लिया चालक की लंबाई L, अनुगमन वेग V सफिक्स D, क्षेत्रफल A है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या N हो, तो एक सेकेंड में कितना प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन, इतना, अब T समय में कितना होगा बबुआ, T अप्लाई कर दिया, चूंकि Q बराबर N इंटू E होता है, कहाँ से, अभी पहले ही वैद्युत धारा में ही बता चुके हैं, तो बबुआ यहाँ Q बराबर N का मतलब ये पूरा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे के पूरे T समय में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है,
ठीक, तो ये लिख दिया। ई आपका यहाँ पर अप्लाई। अब चालक में प्रवाहित धारा कितनी होती है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है धारा। तो भैया यहाँ पर वैल्यू रख के हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक, आ गया आपका धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैया, नेक्स्ट है धारा घनत्व क्या होता है। ठीक, अगला टॉपिक आपका है कि धारा घनत्व क्या है भैया, इसकी परिभाषा लिखना है। साथ में ही अनुगमन वेग बोले तो अपवाह वेग, या फिर कह लें हम कि अनुगमन वेग अपवाह वेग दोनों कह सकते हैं, तथा धारा घनत्व के बीच में रिलेशन भी आपको निकालना है। ये तो बड़ा ही छोटा सा एक मतलब मजेदार वाला टॉपिक है कि धारा घनत्व क्या होता है। देखिए भैया, परिभाषा आपके सामने है कि किसी चालक में के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, कोई चालक है बबुआ, कोई चालक है, ये कोई चालक है, तो भैया चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल मान लेते हैं ये ए है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो वही धारा कहलाती है धारा घनत्व। घनत्व बोले तो डेंसिटी से है कि भैया इसके घनत्व में जो धारा बह रही है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो हम लिखना चाहेंगे तो परिभाषा के अकॉर्डिंग भैया देखना, हमने क्या बताया कि धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, तो क्या कह रहा है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, तो यानी धारा अपान नीचे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है रिलेशन धारा घनत्व बराबर, या फिर इसको अगर हम सैम्बल के रूप में लिखेंगे ना तो आई बराबर धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं, जे बराबर आई अपान क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाता है। जे बराबर आई अपान ए, ये हो जाता है धारा घनत्व के बराबर फार्मूला। मात्रक निकालना चाहेंगे बच्चों, और बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि भैया मात्रक और परिभाषा, भैया मात्रक और विमा ये सब लेकर के साथ में चलना है। क्यों, क्योंकि आपके बहुविकल्पी में एक आध क्वेश्चन तो आपको भैया मात्रक वाले या फिर विमा वाले मिल ही जाएंगे। देखिए भैया, मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक भैया एम्पियर है ना, और अपान क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, वो धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये मात्रक हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला अगर कभी पूछ ले कोई कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो भैया विमा क्या हो जाएगा। अब देखिए विमा कैसे निकालेंगे, तो विमा निकलना है, धारा आई का हो जाता है ए, ठीक है ना, और उसके अपान नीचे ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हो जाएगा बबुआ एल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। क्या मीटर स्क्वायर होता है, तो भैया मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मिलीमीटर हो चाहे किलोमीटर हो, तो है तो वो लेंथ ही। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा भैया, ये ऊपर लिखेंगे तो एल इनवर्स टू ए। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ध्यान से समझना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आपका कहीं भी इस तरह से भी दिखाई सकता है, एम पे 0 कर देगा। ठीक है, उसके बाद टी पे यहाँ पे इन्वर्स करके, और ए पे यहाँ पे ए का आपका रहेगा ही। इस तरह से भी कभी कभार अगर दे दिया तब भी हमको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे परेशान करने के लिए, जैसे यहाँ पे टी वाला नहीं है तो टी में भी 0 करके लगा के दे देगा, बट आपका जनरली यही आता है, इतना याद रखना। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और ऐड था, अगर आप गौर से देखें क्या था कि भैया हमको अपवाह वेग तथा धारा घनत्व के बीच में संबंध निकलना है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। तो भैया अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, अब आराम से आप इजिली निकाल पाओगे बच्चों
देखना संबंध कैसे निकालेंगे, चूंकि हमको मालूम है, एक चूंकि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी सफिक्स डी, ये होता है, क्योंकि आई बराबर एन ई ए वी सफिक्स डी होता है। बट यहाँ पर हमको धारा घनत्व का फार्मूला पता है कि भैया जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए होता है, जे बराबर आई अपान ए होता है, ये हमको मालूम है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि जे बराबर, भैया आई का मान यहाँ पे पूरा दिख रहा है, एन ई ए वी सफिक्स डी, या वी डी अकेले पढ़ें आप, कोई दिक्कत ना। नीचे क्या है, आपका क्षेत्रफल ए है, तो बच्चों ए से ए कैंसिल हो गया, तो केवल जे बराबर क्या आया, जे बराबर आ गया एन ई, क्या हो गया, एन ई वी सफिक्स, ठीक, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, क्योंकि जे क्या है, धारा घनत्व है, वी सफिक्स डी क्या है, अनुगमन वेग, तो इसके बीच में ये संबंध हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये एक छोटा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभार क्या है, इसको आपको भाई कंफ्यूज करने के लिए या परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। ओम का नियम, ठीक है, देखिए ओम का नियम, और इसमें एक बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक पूछता है, ओम के नियम का सत्यापन, वो भी धारा घनत्व, मतलब वो क्या कहते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर। बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का एक बड़ा ही मतलब मजेदार वाला, यूं समझ सकते हैं एकदम गजब का टॉपिक है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो पहले ओम का नियम होता क्या है वो समझना है, बहुत ज्यादा डीपली में नहीं जाना बबुआ। ओम के नियम क्या होता है, जैसे कोई चालक है, ये कोई हमने चालक मान लिया, अब चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं पहले वो जान लो। किसी चालक की भौतिक अवस्था कौन कौन से, ताप हो जाएगा, जैसे दाब हो सकता है भैया, इसकी क्षेत्रफल हो, मतलब क्षेत्रफल हो सकता है, लंबाई हो सकती है, तो ये क्या होते हैं, भौतिक अवस्थाओं में आते हैं। ठीक है, चालक की ये भौतिक अवस्थाएं, मतलब अगर हम कह लें कि भैया इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, तो वो ताप के कारण होगा, दाब के कारण होगा, ठीक है, क्षेत्रफल के कारण होगा, लंबाई के कारण होगा, तो इन्हीं के कारण क्या है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यही ताप बढ़ाएंगे तब भी क्या है, इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, दाब से भी क्षेत्रफल और लंबाई, तो भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मान लेते हैं इनमें से कोई भी भौतिक अवस्था कांस्टेंट रहे, कोई परिवर्तन ही ना हो, यानी क्या हो, ये सब नियत रहे, ये सब नियत रहे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। एक तो इस तरह से परिभाषा आपका हो जाएगा। ठीक, यही क्या है, ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। या फिर यूं कह ले बच्चों कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदला जाए, तो ऐसे केस में इसके सिरों के बीच, ये जो तार है, इसके सिरों के बीच जो लगा विभवांतर होता है भैया, इसमें बहने वाली जो धारा है, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी कह लें। तो यहां पर जब इसको सही से लिखेंगे तो ये भी क्या है, वही ओम्स लॉ कहलाएगा, बराबर यहां कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहली परिभाषा क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो ऐसे केस में चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। या फिर हमने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदले, तो ऐसे केस में जो चालक के सिरों के बीच लगा जो विभवांतर होता है, वो इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ओम्स लॉ। चलिए इसको अब हम समझते हैं। ठीक है ना, इसको हम समझते हैं। हमने बता दिया भैया ये चालक है और चालक में धारा, तो इसके सिरों के बीच जो भी हमने बताया कि भैया वो विभव भी लगेगा और धारा आई इसमें
प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे केस में क्या कह रहा है कि भैया चालक के सिरों के बीच जो लगा विभवांतर होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, चालक में बहने वाली धारा के। देख सकते हैं ना भैया, परिभाषा आपने लिखा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई बदलाव ना किया जाए, यानी कोई परिवर्तन ना करे, कोई हस्तक्षेप ना करे, ये जितना है उतना ही एकदम कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ऐसे केस में चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, यानी इसके सिरों के बीच जो विभव लगेगा बच्चों, इसमें बहने वाली जो धारा है भैया उसके क्या हो जाता है, समानुपाती। कहने का मतलब विभव में वृद्धि होगी तो धारा में, विभव में अगर कम होगा तो धारा का मान कम होगा, ठीक है। समानुपातिक यही होता है कि दोनों में जो भी परिवर्तन, भाई विभवांतर में वृद्धि करेंगे धारा में होगा, ठीक है। इसके बीच एक ग्राफ भी इस तरह से बनता है, चाहे जैसे इधर विभव मान ले, इधर धारा मान ले, तो भैया यहाँ पर या फिर धारा इधर ले ले विभव, तो ऐसे यानी इधर जितना बढ़ाएंगे इधर इतना बढ़ेगा, तो एक इसका ग्राफ भी तैयार होता है, ठीक है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो भैया हम v बराबर लिख सकते हैं, जब बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे कोई क्या हो जाता है, कोई कांस्टेंट हो जाता है, मान लेते हैं जैसे k है, ठीक है, या यहाँ पे कोई भी ऐसे नियतांक लिख सकते हैं, नियतांक अर्थात के इंटू का ये आपका i है ही। तो भैया ये जब इसके नीचे लाएंगे तो v बराबर मतलब v अपान i बराबर ये आपका क्या हो जाता है, नियतांक हो जाता है या नियत, ठीक है। और यही तो क्या हो जाता है बबुआ, यही हो जाता है ओम का नियम, और इसी के बराबर ही तो आर होता है। अगर आपको पता हो भैया इसी के बराबर, यानी ये जो v अपान आई होता है यही तो बराबर जो कांस्टेंट है वो आर हो जाता है, ठीक है। तो वहां तक हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना जानना, क्योंकि अगर यहां से प्रतिरोध भी पूछता है एक नंबर में, कभी कभार अगर पूछ भी ले कि प्रतिरोध का मात्रक लिखना है तो भैया प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां से प्रतिरोध की भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं। परिभाषा मात्रक, भैया मात्रक तो आप वोल्ट प्रति क्या कर लें, एम्पियर, या फिर प्रतिरोध का मात्रक हम सभी जानते हैं ओम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ओम होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो केवल ओम का नियम समझना है। स्क्रीनशॉट हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कि अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति, यही टॉपिक आपको हम बता रहे थे, इसी के बारे में। यही टॉपिक क्या है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बबुआ, यही टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। एक मिनट, चलिए अब देखिएगा, अभी हमने क्या बताया, देखिए इसका एक बहुत ज़्यादा लेंदी वाला भी तरीका है जो हमने अलग से करवाया है। अगर वो आपको देखना है तो भैया उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो तरीका बताएंगे ना, हम एकदम आसान वाला बताएंगे, वन शॉट में। आपका यूँ समझना कि भैया हर एक टॉपिक एकदम मक्खन की तरह हम लेकर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि वन शॉट होता ही इसीलिए है कि भैया एक ही फ्रेम में पूरा का पूरा निपटारा, हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम। देखिए अभी आपने देख लिया वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध, यानी धारा के लिए भी फार्मूला देख लिया, अनुगमन वेग के लिए भी देख लिया। तो यहां पर सबसे पहले वही चीज लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा रसगुल्लों, लिखेंगे कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो तो फार्मूला बच्चों आई बराबर क्या होता है, याद करो भैया, आई बराबर क्या बताए थे, NeAV∪D, याद है कि ना, आई बराबर NeAV∪D, कुछ नया नहीं है बबुआ, ठीक। ये फार्मूला हमने भी
भैया प्रूफ भी करवाया है। इक्वेशन नंबर 1 इसी तरह से लिखेंगे कि यदि चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अनुगमन वेग क्या हो, अनुगमन वेग v∪d हो, तो ऐसे केसेस में बच्चों अभी हमने अनुगमन वेग v∪d के बराबर भी तो फार्मूला लिखा है। क्या निकाला था? v∪d बराबर E/E, EV, ठीक, EV/ml, EV/ml और इंटू का टाउ। याद है ना भैया? याद है। इसका भी व्यंजक निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर अपन 2 दे देते हैं। तो अब यहां पर हम v∪d का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे कि v∪d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं ना बबुआ, 1 में रख देते हैं भाई। तो ध्यान से समझिएगा, तो I बराबर, अब I बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये NEA, अब उसके बाद v∪d के स्थान पे हम EV/ml इंटू का ये टाउ लिख देंगे। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, आगे देखते हैं बच्चों। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे भैया, तो हम ध्यान से समझिएगा कि इसको लिख सकते हैं I बराबर भैया E का E में मल्टीपल, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो N हो जाएगा, E² हो जाएगा, NE², ये A हो जाएगा। ठीक है, NE²A बचा, और उसके अलावा भैया यहाँ पे क्या है, V है। ठीक है ना, और नीचे का, यहाँ पे नीचे क्या है आपका, ml है, नीचे ml है इतना, और उसके अलावा टाउ वहाँ पे साइड में ऐसे रख देते हैं। अब देखिए, अगर हम क्या कर दें, आपको यहाँ से हमको निकालना अब क्या है, क्योंकि हम ओम का नियम निकाल रहे हैं, उसके लिए v/I हमको चाहिए भैया। तो एक बार में ऐसे नहीं समझ में आता, तो हम क्रॉस अगर गुणा कर देंगे बच्चों, तो जैसे भैया क्या हो जाएगा, ये NE² N भैया E²A, उसके बाद V, और यहाँ पे ये टाउ बचा हुआ है, और इसका गुणा इधर करेंगे तो I/ml बचेगा। हमको भैया v/I चाहिए, तो ये V तो है, इसके नीचे जब I लाएंगे तो v/I बराबर भैया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट भैया, उधर तो क्या बच गया बच्चों, ml बच गया, नीचे इधर क्या है, तो इधर है NE², उसके बाद A, और यहाँ पे क्या बच गया, कुछ नहीं है, यानी टाउ है, तो ये टाउ हम यहाँ पे जैसे मतलब नीचे लिख देते हैं टाउ, क्योंकि टाउ भी साथ में है। ठीक, अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, यहीं से खेला शुरू होता है। एक चीज बताया था ओम के नियम में, गौर से समझिएगा। हमने बताया कि यदि क्या है कि भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, तो भैया यहाँ पे जैसे उसका द्रव्यमान भी हो गया, लंबाई भी हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया, तो ये सब नियत रह जाएं। ठीक है, अगर ये सब चीज नियत रहें, तो जैसे अभी हमने बताया कि यदि, हमने बता दिया भैया कि यदि क्या हो जाए कि जैसे ताप, दाब, लंबाई, जैसे m कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, l कांस्टेंट हो जाए, तो इस तरह से जैसे a कांस्टेंट हो जाए, अगर ये सब ने, हमने बताया भी कि कांस्टेंट हो जाए, ओम के नियम में आपने यही देखा इसके पहले, तो ऐसे केसेस में तो ये पूरा का पूरा भैया, तो ये पूरा का पूरा तो हो जाएगा नियत, लिख देंगे, चूंकि ml अपान नीचे NE²A इंटू टाउ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा भैया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा जब नियत, तो भैया पूरा का पूरा नियत हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं सीधे से, तो V/ जो I होता है, ये बराबर क्या होता है, कांस्टेंट यानी नियत। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा नियतांक, और यही क्या है, लिखेंगे कि यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। ठीक है, यही ओम का नियम है। देखिए कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना,
बहुत ही ज़्यादा आसान है भैया, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिल सकता है। और क्या चाहिए भैया, हमको पता है, हमने पहले भी ऑलरेडी प्रूव कर रखा है बच्चों कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो तो भैया आई बराबर NEA V सफिक्स D, और यदि चालक में अनुगमन वेग V सफिक्स D या VD हो तो ऐसे केसेस में ये भी हमने प्रूव किया है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, समीकरण 1 2 रख लिया है, तो V सफिक्स D के स्थान पे इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या है, मान रख दिया। मान रखने के बाद कुछ भी नहीं किया, तो भैया हमने इसको V अपान I के रूप में लिख दिया। क्यों? क्योंकि ओम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं। फिर हमको ये भी पता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब जैसे भैया ये सब कांस्टेंट हो, आगे भी आप इनको भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ये सबका सब पूरा नियत होगा तो भैया ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए ये पूरा का पूरा एक नियत वैल्यू है, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर हम डायरेक्टली V अपान I बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाता है, ओम का नियम हो जाता है। चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखना है। देखिए इसको भी हम कई तरीके से लिख सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी परिभाषा ये सब बताया गया, बट यहाँ पर एक नए सिरे से एक नए तरीके से बताएंगे, परेशान मत रहो रसगुल्लो। किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक नए सिरे से आज बताएंगे, आपको पहले भी बता दिया। हमने क्या बताया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या है कि किसी बिंदु पर भैया क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ में क्या है कि धारा घनत्व, धारा घनत्व का अनुपात कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये रेशियो क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लिखते हैं भैया रो से, तो रो बराबर, अब रो बराबर क्या, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है, तो रो बराबर होता है भैया वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, एक मिनट, रो से लिखते हैं पी की तरह होता है, रो बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया ई होता है अपान धारा घनत्व जे होता है। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमको ये भी मालूम है कि चूंकि ई बराबर बच्चों V अपान L होता है, ठीक, ये होता है, ठीक है, इतना। और उसके अलावा जे भी भाई, जे बराबर भी तो पढ़ा है I अपान A, जे बराबर भी पढ़ा है। ये फार्मूला भैया हमने दोनों देख रखा है ऑलरेडी, तो ये मान उठाकर यहां पर अगर हम रख देंगे भैया, मेन फार्मूला तो आपका ऐसे है, लेकिन ये इतना मेन नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम नहीं करेगा। न्यूमेरिकल में इसका प्रमुख वाला फार्मूला होगा जो हम निकालने चल रहे हैं। तो ई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो भैया रो बराबर बच्चों ये क्या हो जाएगा भैया, V अपान I हमने रख दिया आपका भैया, सॉरी V अपान L है, I कह रहे हैं, तो V अपान L रख दिया, और अपान में मेन बटा है तो भैया J बराबर I अपान A रख देंगे, तो J बराबर I अपान A रख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि रो बराबर भैया V अपान L गुणे ये क्या हो जाएगा, A अपान I हो जाएगा। ठीक है, तो इसको I को इसके पास कर लेते हैं कि रो बराबर कि V अपान I, ये अलग कर लेते हैं, इनटू का ये क्या है भैया, A अपान ये L बच गया है। ठीक है, अब V बराबर I क्या होता है तो लिखना चाहेंगे, लिख देंगे, चूंकि V अपान I बराबर होता है R के, V अपान I ये बराबर R के होता है। तो भैया यहाँ पर अब ध्यान से समझना बच्चों, तो यहाँ पर V अपान I बराबर R, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे R, तो रो बराबर R A अपान नीचे क्या है L है, तो रो बराबर R A अपान L, यही क्या हो जाएगा आपका मेन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना,
देखिए मात्रक निकालना चाहेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक भी जरूरी है। मात्रक क्या होगा बच्चों जरा बताओ। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, नीचे 1 मीटर है तो 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर, क्या हो जाएगा भैया, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक, इसको इस तरह से लिखते हैं कि ओम मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब मात्रक हो जाएगा। बीमा भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आर का बीमा रख दीजिए, ए का आप एल स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ पे एल का तो एल ही रहेगा। ठीक, तो इस तरह से आप बीमा भी इसका इजिली निकाल सकेंगे। ठीक, समझ में आ गया कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। हो गया बबुआ, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि वैद्युत ऊर्जा को परिभाषित करना है। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या होता है कि जब किसी चालक के भीतर वैद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है तो जो भी ऊर्जा खर्च होती है, हमको मालूम है भैया हम एक बिंदु पर यहां पर हैं, यहां पे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो जरा ये बताइएगा कि भैया यहां से यहां तक जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा बच्चों। भाई कोई चीज मान लेते हैं ये यहां से यहां धकेलते हुए ले जाके रहा है तो कार्य होगा। हाँ वो अलग बात है कि सर पे रख के जा रहा है तो वो कार्य जीरो होता है। ठीक है ना, जैसे कोई होता है कभी कभार पूछ लेता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कोई मतलब जैसे होता है भैया कुली सर पे अटैची रख करके बोल देगा कि आधा किलोमीटर दूर चलता है, कार्य कितना किया, जीरो, क्योंकि विस्थापन भैया अटैची के बीच में वो जो है विस्थापन नहीं हुआ। आप कोई दीवार धक्का मान रहे हो, दीवार टस से मस नहीं हो रही, कार्य कितना हुआ, जीरो। कोई भी इंसेक्ट, कोई कीड़ा गोल मटोल ऐसे कोई वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, कार्य कितना हुआ, जीरो, क्योंकि विस्थापन होना जरूरी है। तो यहां पर भैया क्या है कि एक आवेश रखा है। ठीक है, कोई भी ये चालक के भीतर में है, ये कोई आवेश है, इसको यहां से बबुआ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो जो भी कार्य किया जाएगा वही कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में निहित हो जाती है उस चालक में। ठीक, समझ में आ गई परिभाषा, तो यही है। चलिए अब उसके बाद फार्मूला क्या होता है भैया, तो परिभाषा समझ गए बच्चों की जब किसी चालक के भीतर आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है, ये जो भैया ऊर्जा खर्च होती है, यूं कह लें कार्य करना पड़ेगा भैया, ऊर्जा खर्च होगी, तो वही ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊर्जा। तो लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। अब वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है भैया, तो यहां पे भाई सिरों के बीच जो भी विभव लगेगा और आवेश जो कुछ आवेश को ले जा रहे हैं, ठीक है, उसी की जो गुणनफल होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि W बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, W बराबर V इंटू क्यों लिख सकते हैं, ये फार्मूला। अब यहां से ध्यान समझना, वैद्युत ऊर्जा को हम कई पदों में बोल देगा कि भैया धारा के पदों में लिखिए, प्रतिरोध के पदों में लिखिए, विभवांतर के पदों में लिखिए, तो कई तरीके से पूछता है, हर एक तरीके को जानेंगे। चूंकि क्यू बराबर क्या होता है रसगुल्लों, I इंटू टी। क्यों, क्योंकि भैया हमने पहले ही पढ़ा है, सबसे पहला टॉपिक क्यू बराबर I इंटू टी। तब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, तब आपका फार्मूला बन जाएगा भैया W बराबर ये हो जाएगा भाई V और यहाँ पे I इंटू टी, VIT, W बराबर VIT, ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला। ठीक है, और ये अगर हम बात करें किसके पदों में है, तो विभवांतर तथा धारा के पदों में है। ठीक है, विभवांतर तथा धारा के पदों में है, याद रखना। इसी तरह से आगे अगर इसी में भैया, ये तो विभवांतर तथा धारा के पदों में है। ठीक है, अब चूंकि अब यहां पर फिर से हम वही चीज लिखेंगे एक और पदे में, चूंकि V बराबर I इंटू आर भी होता है, कहां से, ओम के नियम से, क्योंकि भैया V अपॉन I बराबर क्या होता है, R, तो V बराबर I इंटू आर होगा, डेफिनेटली होगा रसगुल्लों। तो ऐसे केसेस में बच्चों क्या करेंगे, हम V के स्थान पे रख देंगे, तो W बराबर भैया देखिए V के स्थान पे हम I इंटू आर रखेंगे, एक I वहां पे है, एक I यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर
आर, ठीक है, और यहाँ पे टी है, आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका आ गया किसके पदों में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। आर है तो धारा तथा प्रतिरोध के पदों में आ गया, ठीक है। अब यहां से फिर से हम करेंगे बच्चों कि चूंकि अब ध्यान से समझना, आई के पदों में लिखे आई बराबर वी अपान आर होता है, ठीक है, यानी वही ओम का नियम घुमा फिरा के इधर उधर करेंगे तो अब बन जाएगा बच्चों W बराबर, अब देखिए भैया आई के स्थान पे V अपान आर रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो V का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर और इनटू का आर टी, ये है एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या W बराबर यहाँ पे हो गया V स्क्वायर अपान आर, तो भैया V स्क्वायर अपान आर टी इंटू का ये टी रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। ये चीज याद रखना, समझ में आ गया बबुआ कि भैया ये आपको याद रखना होगा बच्चों कि कौन किसके पद में है। तो ये तो रहा किसके, लिख देते हैं कि विभव तथा धारा के पदों में, धारा के पदों में, ये आपका फार्मूला रहा, ठीक है। दूसरा हो गया ये क्या है कि धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ठीक है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। अब उसके बाद ये जो नया निकल कर आया ये किसके पदों में आ गया, तो ये है कि विभव या विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। तो समझ में आ गया बबुआ, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा कि वैद्युत ऊर्जा का व्यंजक यानी फार्मूला क्या क्या होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया, आगे देखिएगा। देखिए कह रहा है कि वैद्युत शक्ति क्या है। अब देखिए जो आपने जो कुछ भी अभी फार्मूला देखा सेम उसी के लॉजिक पर इसको लेकर चलेंगे। वैद्युत शक्ति क्या है, शक्ति अथवा सामर्थ्य बोलता है। देखिए ऊर्जा का मात्रक उसमें नहीं देखा, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक तो याद रखना जूल होता है, ठीक है ना भैया, जूल होता है। अब देखिए वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, देखिए किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की समय दर को, जाहिर सी बात है किसी भी परिपथ में काम किया जाएगा ऊर्जा नष्ट होगी। अगर ऊर्जा क्षय हो रही है तो भैया काम करने में कोई ना कोई तो समय लगेगा बच्चों, ठीक है भैया, कोई दुनिया में कुछ भी आप काम करो छोटा बड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो वही जो किसी भी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की जो समय दर होती है, ठीक है, कि किसी समय में जितनी ऊर्जा क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, मतलब भैया ऊर्जा पूरी तरह तो नष्ट नहीं होती बल्कि उसका रूपांतरण होता है, लेकिन ऊर्जा क्षय होने में जो समय लगता है वही क्या है, वैद्युत शक्ति, ठीक है। तो वही क्या है, वैद्युत शक्ति। इसको P से दर्शाते हैं तो बबुआ होता है P बराबर भैया वैद्युत ऊर्जा W है, क्षय हो रहा है, और अपान नीचे समय क्या है, T है, तो ये हो जाता है P बराबर W अपान T, P बराबर W अपान T हो जाता है। अब आ जाते हैं भैया मेन, अब देखिए मात्रक निकालना चाहें तो भैया क्या है, जूल प्रति यहाँ पे निकाल सकते हैं सेकेंड, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल या ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, या फिर कह लें भैया शक्ति का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना। अब इसका हार्स पावर में भी मापन किया जाता है। और एक इसमें ये बताइएगा कि एक HP बराबर कितना होता है, कमेंट करना है, एक HP बराबर कितना वाट होता है, आप लोग बताइएगा, एक हार्स पावर बराबर कितना वाट, ठीक है, ये कमेंट करिएगा आप लोग। देखते हैं हाई स्कूल का पढ़ाया याद है कि नहीं। अब देखिए बच्चों फिर से यहाँ पर वही चीज लेकर चलेंगे भैया, चूंकि हमको मालूम है, देखिए W बराबर अभी आपने फार्मूला इसके पहले क्या देखा है, V इंटू आई इंटू टी, ठीक, इसके पहले ऊर्जा वाले में। तो भैया यहाँ पर क्या कर देना है, वही पुट कर देना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, W के स्थान पे V इंटू आई इंटू टी लिखेंगे, और नीचे भैया T लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, T, तो कैंसल हो गया, क्या बच गया बबुआ, तो ये हो गया P बराबर V इंटू आई। इस पे भी बहुत ज़्यादा क्या है कि
पूछता है सवाल। ठीक है, ये ठीक। अब देखिए इसी तरह से ये तो आपका एक फार्मूला हो गया। अब यहां पे और देखना बच्चों, चूंकि अब देखिए v बराबर आई इंटू आर, सेम उसी तरह इसमें भी लेकर चलेंगे। तो चूंकि v बराबर आई इंटू आर होता है बच्चों, तो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p बराबर v के स्थान पे आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर, क्योंकि एक आई ऑलरेडी है, आई स्क्वायर आर हो गया। तो आई स्क्वायर, और यहां पे देखिएगा क्योंकि v के स्थान पे आई इंटू आर है तो आई स्क्वायर आर, तो ये एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, यहां पर अब इसको भी ठीक, ये भी विभिन्न पदों में, ये तो आपका विभवांतर धारा के पदों में है, ये धारा तथा प्रतिरोध के पदों में है। अब I बराबर V अपान आर अब लिखेंगे तो यहां पे एक नया फार्मूला फिर से तैयार होगा। I के स्थान पे वही चीज V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कर देंगे, इनटू का ये R है, ये एक R से R कट गया, तो P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर अपान आर। तो ये आपका आ गया किसके पदों में, तो ये विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। तो ये भी आपका फार्मूला 3 तरीके खोजा हो जाएगा, मतलब ठीक है। बाकी भैया हमने बताया ना कि बच्चों मात्रक पूछ ले, तो मात्रक यहां से अगर निकालना चाहेंगे तो भैया जूल प्रति सेकेंड कर देंगे, या इसी को हमने बताया क्या बोलते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, वाट, शक्ति का मात्रक वाट। हॉर्स पावर में भी ज्ञात करते हैं। ठीक, कोई बड़ी मशीन का, कोई बड़े यंत्र का जब निकालना होता है पावर। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। देखिए भैया आपके टॉपिक वन शॉट में हम वही लेकर चलते हैं जिनके आने की संभावना एग्जाम में यूं समझना कि भैया 90% से भी ज्यादा होती है। ठीक, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 वाले हैं, कि 100 में 100% हैं कि आने हैं, तय हैं। ठीक है, अभी तो वहां तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। वो टॉपिक कुछ तो बता दिया है पिछला, लेकिन अभी तो इसमें का 2 मजेदार टॉपिक, एक व्हीट स्टोन सेतु, दूसरा किरचॉफ का नियम। ये तो एकदम चहेते क्वेश्चन है बोर्ड पेपर वालों के, इनको तो जरूर पटकेगा। चलिए देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आंतरिक प्रतिरोध बड़ा आसान है, परिभाषा समझना। जैसे कोई क्या है, एक बैटरी है भैया, इसमें हमको पता है कि भैया क्या होती है, प्लेटें होती हैं, कैथोड एनोड। तो जैसे क्या होता है कि अगर बाहर का परिपथ, जैसे बाहर कि जब क्या होता है कि कोई भी मतलब जब किसी के बैटरी के में हम बाह्य रूप से बात करें, परिपथ से संपर्क होता है, ठीक, तो बाहर क्या होता है कि प्लस से माइनस की तरफ धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ होता है, लेकिन बैटरी के घोल के अंदर माइनस से यानी ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा का प्रवाह होता है। अब जब भाई उल्टा हो जाएगा, यानी धारा का प्रवाह ऋण से धन की तरफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं धारा के मार्ग में एक रुकावट पैदा हो रही, एक बाधा उत्पन्न हो रही है। वही जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब जो सेल का घोल होता है, सेल के घोल के कारण ही, सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर देता है वही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। एक मतलब एकदम से छोटा सा परिभाषा लिखेंगे कि सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए ये भी 2022-23 में पूछा है भैया। ठीक है, तो 22-23 में, 24 में मिस किया है, 25 में संभावना पूरी है। पूछता है कि मतलब सेल का प्रतिरोध किन बातों पर या किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। पहला है सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, यूं कह लें कि प्लेटों के बीच की दूरी पर यानी निर्भर करता है। दूसरा है कि वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, यानी वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता भी अगर, ठीक है, मतलब सांद्रता बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत मतलब आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे आते हैं बबुआ। चलिए हमने बताया ना कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार, वो टॉपिक आ गया।
ठीक है ना, वो घड़ी आ गई आ गई, तो वो घड़ी आने वाली है आप सबकी। टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा, इसीलिए बोलते हैं बच्चों दिल लगा कर पढ़ो। आपके माता पिता की आंखों में भी एक उम्मीद है, एक सपना है कि मेरा लाल ये करेगा, ठीक है, मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे आंखों के दुलारे ये करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं उनको धोखा मत दीजिए, उनको अंधेरे में मत रखिए। क्या आपको मतलब आप क्या सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या हमारे माँ बाप को नहीं मालूम? जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ जहाँ जा रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि उनको नहीं? अरे भैया उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आप क्या करते हैं आपके नस नस से वाकिफ हैं। लेकिन आप इतने बड़े हो गए हो कि हर एक चीज़ आपको उतना बोल भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, बस समझा सकते हैं। तो ज़रूरत है कि भैया उनके समझाने से पहले ही आप खुद समझ जाइए, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखिए बच्चों, अब वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखना है, तो इसको बच्चों देखिए शॉर्ट में 2 नंबर में पूछता है तो ऐसे बोल देगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो। बट अगर आ गया कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम लिखो या किरचॉफ के नियम लिखो, तो लॉन्ग में अगर पूछ लिया तो जनरली ये 5 नंबर का टॉपिक बन जाता है। तो 5 नंबर में पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है, एकदम मज़ेदार है, दिमाग में छप जाएगा। हालांकि भाई सब पहले भी करवा चुके हैं, बट वन शॉट में तो आपका रिवीजन साथ होता रहता है और तैयारी और भी बेहतर बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर होता है। देखिए, ये प्रथम नियम जो होता है इसको अपन संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम या धारा का नियम, ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोला? बड़ा ही ठीक मजेदार सा नियम है। चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे से। ये एक धारा है, ठीक। अब यहां पर अगर देखें तो भैया ध्यान से समझना, ये एक धारा अंदर की तरफ आ रही है, ये भी धारा अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, ये भी धारा अंदर की तरफ, और ये 2 धाराएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। कोई संधि है, बिंदु ओ मान लेते हैं। धारा बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं भैया, ये क्या है I1, ये क्या है I2, ये I3, ये क्या है I4 है, ये I5। 5 धाराएं आपको दिख रही हैं। तो ये नियम ये बोलता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, धारा हो गया, बीजगणितीय योग, ठीक, इसको भैया बीजगणितीय योग बोला जाता है, सिग्मा बोलते हैं। बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ये आपका पहला नियम बोलता है, ये आपका पहला नियम कहता है, ठीक है। सिग्मा क्या है? बीजगणितीय योग का चिन्ह है। इसका मतलब ये है भैया कि इस संधि पर जितनी धारा मिलेंगी रसगुल्लों, सबका जो योग होगा 0 होगा। यानी आपकी धारा, पहले तीर ध्यान से समझना, 3 धारा अंदर की तरफ है, 2 तीर बाहर की तरफ है। तो भैया जो भी अंदर की तरफ है, जैसे I1 हो गया प्लस में, I2 हो गया भैया प्लस में, इसी तरह से भैया आपका I3 हो गया प्लस में। फिर उसके बाद अब जो धारा बाहर जाएगी वो दूर हट रही है माइनस में, I4। फिर I5 भी बाहर भाग रही माइनस में, ये बराबर 0। तो ये क्या हो जाता है? यही तो दर्शाता है, इसका मतलब ही है कि बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया अगर जब इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, तो बराबर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बच्चों I4 और प्लस का I5 बराबर जब करेंगे तो यहां से आपको एक चीज पता चला कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। क्या हमने बताया कि आने वाली धारा का योग जो होता है वो बराबर होता है जाने वाली धारा, यानी किसी बिंदु से बाहर की तरफ जो जा रही है जाने वाली धारा, ठीक है, धारा का योग। याद रखना, धारा का योग, ठीक है। यूं कह लें कि I जो होता है वो क्या होता है? इनपुट। I इनपुट जो होता है वो बराबर I आउटपुट के बराबर होता है, ठीक। यानी इनका जो योग होता है इनपुट का वो आउटपुट के बराबर। अब तो समझ में आ गया, मतलब इस संधि पर जितने भी धारा अंदर की तरफ आ रही उनका योग बराबर जितनी धारा बाहर की तरफ जा रही उनका योग
बराबर होता है। ठीक है, यही हो जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। और किरचॉफ के प्रथम नियम में एक चीज और पूछता है भाई बच्चों, कि पूछता है कि यह नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो भैया याद रखना, आवेश संरक्षण, ये जगह बचा है, लिख देते हैं। ये जो नियम होता है भैया कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये बहुविकल्पी में बहुत पूछता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। समझ में आ गया पहला नियम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, यूं समझिए एक जैसे मोटी, मतलब कोई एक नली है, ठीक है, यूं कहने की पानी जिसमें बहता है, एक मोटी सी पाइप है, और उस पाइप को आप किसी जगह पर गिरा दो, वहां से 3 से 4 नालियां निकली हो। तो बच्चों उस पाइप में, यानी मोटी वाली पाइप में जितना पानी आएगा रसगुल्लों, वो उन 3 नालियों में भी तो उतना ही पानी होगा। तो इसका मतलब एक पाइप में जितनी पानी, मतलब जितना पानी आया वो उन 3 नालियों में ही वही पानी जा रहा है। तो उन 3 नाली, चाहे 4 नाली चाहे 10 नाली बना दे, तो भैया 10 नाली में पानी जाएगा उतना ही जितना एक पाइप का आ रहा है। ठीक है, तो जितना एक पाइप का आ रहा है वो बट जाएगा 10 में, लेकिन पानी तो वही है। तो वही चीज कहता है कि किसी संधि पर जितनी धारा अंदर की तरफ आ रही है उनका योग जितनी धारा बाहर की तरफ जा रही है उनके योग के बराबर हो जाता है। और यही नियम होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम, या फिर बोल लें धारा का नियम। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक, दूसरा नियम बबुआ, दूसरा नियम लूप का नियम, अथवा या फिर इसको बोल्टता का नियम कहते हैं, या फिर इसी को बंद पास का नियम, कई नियम, ठीक है, इसलिए बोलते हैं नाम जानना जरूरी है। दूसरा जो नियम होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, लूप का नियम या बोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम होता है। देखिए ये नियम क्या कहता है समझना है, पहले नियम देख लेते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में या विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, या उसका जो बीजगणितीय योग है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ऐसे में तो थोड़ा आपको बड़ा लंबा लग रहा होगा ना, बट डोंट वरी रसगुल्लों, हम हैं तो बबुआ आपको बिल्कुल तकलीफ होने नहीं देंगे। जैसे मान लेते हैं कि भैया 2 बंद पास हैं, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 2 बंद पास हैं, ध्यान से समझिएगा। अब समझिए 2 बंद पास हैं, अब भैया ये प्लस होता है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि भैया विद्युत वाहक बल इस पे E1 लगा है, इस पे 2 लगा है, ठीक है, इस पे, और इसमें जो बहने वाली धारा है, या ये तो धारा I है, तो इसमें देखिए मान लेते हैं कि भैया जैसे इस वाले परिपथ में यानी I1 बह रही है, इसमें धारा I1 है, प्रतिरोध आपका R1 है, ठीक, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, ठीक है, इसमें I1 धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है, ठीक, और यहां पे मान लेते हैं कि I2, इसमें क्या है भैया I2 धारा बह रही है, और ये धारा मिल करके यहां पर एक सामूहिक धारा I3 बनाती है, I3, और I3 जो हो जाता है वो इन दोनों का योग हो जाता है, यानी I1 प्लस I2 का, ठीक है। ये फिर धारा इस तरह से जा रही इसमें। अब देखना है, जरा गौर से देखना, जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना दिल ना लगे, है ना। अब समझना बच्चों, देखिए ये क्या बोल रहा है, हमने बताया कि भैया E1 E2 वैद्युत वाहक बल लग गया बबुआ, R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें बंद पास, अब पास क्या होता है, तो बंद पास का मतलब ये 2 बंद परिपथ हैं, 2, एक डिब्बा ये हो गया आपका, एक बंद पास ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, 2 बंद पास हो गए, यहां पे पहला एक है, ये 2। तो अब यहां से समझना कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है,
ये यही तो बोल रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, ये परिपथ है पूरा, परिपथ के प्रत्येक बंद पास, कितने बंद पास हैं इसमें? 2, 3 भी आप बना सकते थे। तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के कह रहा विभिन्न खंड में, खंड कितने हैं? 2 ही हैं, एक ये है एक ये है। तो विभिन्न खंडों या विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, भैया इसमें भी धारा कोई बह रही, इसमें भी धारा बह रही, इसमें भी, तो बहने वाली जो धारा है और इसके संगत यानी इसके साथ वाला जो प्रतिरोध है, उनके गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। तो यही कह रहा है कि भैया किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली जो धारा है रसगुल्लों, और उसके संगत जो प्रतिरोध है बच्चों, उसके संगत जो भी प्रतिरोध है, उनके गुणनफल का बीजगणितीय जो योग होता है वो उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, यानी जो विद्युत वाहक बल E है, इसके बीजगणितीय योग के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यही नियम क्या कहलाता है भैया? यही नियम कहलाता है लूप का नियम या संधि का नियम या फिर भैया कह लें धारा का नियम। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब यहाँ पे इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है वो आपका किस तरीके से बनेगा, फार्मूला क्या होता है वो समझने। देखिए सबसे पहले हम अब उठाएंगे कि बंद पास 1 के लिए लिखेंगे भैया कि बंद पास 1 के लिए आप इसमें नाम कोई ले लेते भैया, तो नाम ऐसे रख देते यहाँ पे ABCD ऐसे करके, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से समझना बच्चों, फिर से बोल देते हैं क्योंकि 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल या तो आपका ये आएगा, नहीं तो एक पेपर में 100% फिक्स है इस टाइप का एक न्यूमेरिकल। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको ये परिपथ वाला यानी किरचॉफ के नियम पर एक 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हर साल आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से समझना, ठीक है। केवल हम यही तक नहीं छोड़ देंगे बताकर, इसको पूरा डिटेल्स में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए अब बंद पास 1 में कह रहे हैं, तो बंद पास जरा 1 पे नजर डालो, इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनी है, ठीक। इसमें धारा ऐसे आ रही है, ठीक, इसमें धारा मतलब यहां पर इस तरह से इसका डायरेक्शन है, ठीक। अगर आप देखें तो धारा यहां से यहां, यहां से यहां, यानी ऐसे यहां तक, ठीक, बट इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन भैया इसमें विपरीत धारा बह रही है। तो सबसे पहले ये जो नियम कहता है समझना, नियम कहता है कि धारा क्या है भैया? I है, धारा I यानी I1 है, गुणे इसके साथ में प्रतिरोध क्या है बच्चों? तो वो क्या है? R1 है। ये लगाएंगे, ये पहले वाले का हो गया, पहले वाले में। अब आगे आ रहे हैं भैया, तो यहां पर बच्चों इसको इस तरफ है, तो इसी के कारण यहां पे हम माइनस लगाएंगे। और न्यूमेरिकल में यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझना। अगर तीर इस तरफ से ऐसे होता तो भैया यहां पर प्लस लगता, बट यहां पे इधर की तरफ है माइनस हो गया, ठीक है, ये भैया माइनस हो गया। अब इसमें धारा क्या है? तो बच्चों इसमें धारा I2 है, गुणे इसमें प्रतिरोध क्या लगा है? तो वो लगा है R2, बराबर का बच्चों इसमें विद्युत वाहक बल के ही बराबर होता है भैया। तो विद्युत वाहक बल क्या था? E1 था, और माइनस का ये E2, इसीलिए माइनस लगा दिए क्योंकि ये इसकी दिशा धारा की बदल रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे अब दूसरे पास के लिए, अब दूसरे वाले में आ जाएंगे भैया, तो इसको लिखेंगे कि बंद पास 2 के लिए। अब बंद पास या बंद मतलब यहाँ पे जो भाग है इसका, उसके लिए क्या लगाएंगे? अब दूसरे वाले में आ जाते हैं, सेकेंड वाले में। इसमें क्या है कि भैया धारा आपकी क्या है बच्चों? I2 ही है, और प्रतिरोध क्या है? R2 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे वाले में जरा देखना गौर से, ये धारा ऐसे बह रही है, ऐसे धारा, ऐसे ये धारा, यानी इसमें धारा की दिशा क्या है? समान है, एक ही दिशा में बह रही है। तो भैया देखिए इसमें धारा ऐसे आ रही बच्चों, ऐसे आ रही, ऐसे चली जा रही, तो इसमें धारा का डायरेक्शन क्या है? समान, मतलब ये एक ही दिशा में बह रही, विपरीत दिशा में। जबकि इसमें क्या था? यहाँ से धारा ऐसी थी, बट इसमें धारा देखो इस वाले में, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसी थी, इसलिए माइनस लिखा। अब यहाँ पे बच्चों धारा की दिशा ऐसे जा रही है, तो अब की बार समान दिशा में है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले में, यानी इस मतलब ये नीचे वाली, क्योंकि इस वाले पास की बात हो रही है, इसमें आएंगे। अब इसका धारा क्या है? I3 है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध क्या है? R3 है, बराबर ये R3 है, और बराबर का अगर ध्यान दें तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या केवल और केवल E2 ही तो लग रहा है, यही तो
तो केवल E2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम सही तरीके से लिखना चाहेंगे और तो लिख सकते हैं भैया I2 गुणे R2 प्लस I3 के स्थान पे वही पूरा मान रख देंगे I1 प्लस I2, ठीक, I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर का E2। तो समझ जाइएगा बबुआ, इस बात को अच्छे से समझ जाना भैया, ये आपका एक फार्मूले के ही तरह है, इसको एक फार्मूले के ही नज़रिए से देखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, ये पूछता है कि वोल्टता का नियम या धारा का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बच्चों ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, के सिद्धांत पर काम करता है। कि जो धारा लूप का नियम होता है या कह लें वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम, ये किस पर होता है भैया आधारित, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए बबुआ इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु। क्या करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। अब व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है भैया, यह पूछ लेगा कि इसका मतलब इसके भुजाओं के बीच में जो प्रतिरोध होता है उसके बीच में संबंध स्थापित करना है। यह भी 5 नंबर वाला ही टॉपिक है। तो व्हीट स्टोन क्या होता है भाई, इसमें कुछ लिखना होता है एक्स्ट्रा, कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो लंबा थ्योरी नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं डेरिवेशन टाइप का नहीं है, थ्योरी है, तो कुछ लिखने वाली चीज़ें हैं, हमने लिख दिया। और साथ में ऐसे ही इसको हम समझाते चलेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए भैया क्या है, इसमें होता क्या है कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। तो 4 देखिए चतुर्भुज बनाना है, तो भैया इसमें 4 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध जैसे इस तरह से जोड़ दिया, एक इस तरह से जोड़ दिया, एक भैया हमने क्या किया इस तरह से जोड़ दिया, एक क्या कर दिया बच्चों इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, 4 चतुर्भुज, तो साथ में चलिएगा, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D। तो 4 चतुर्भुज बना, मतलब प्रतिरोधों को जोड़कर चतुर्भुज बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, रजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, तो हम इन पे रजिस्टेंस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों, रजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया भैया, आपका एक यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, और दूसरा क्या है यहाँ पर। ठीक है, 4 प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं। ठीक, नाम दे देते हैं PQRS। क्लियर, यहां तक कोई समस्या हुई नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे बनाएंगे कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर ABCD, यानी बच्चों ABCD एक चतुर्भुज बना देते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल को जोड़ते हैं। ये बबुआ A है, ये C है, तो इसके बीच में कह रहा है रसगुल्लों, इसके बीच में भैया हम क्या कर देते हैं, एक सेल को जोड़ देते हैं। एक क्या जोड़ देते हैं, सेल को, तथा एक कुंजी को, एक कुंजी भी लगा देते हैं, एक हम इसमें कुंजी भी लगा देते हैं। ये हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया भैया, एक यहां पर सेल, एक ये जोड़ दिया। ठीक है, अब समझ में आया। यहां पर एक क्या किया हमने, एक सेल लगा दिया और साथ में एक कुंजी K1 को जोड़ दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बबुआ, आराम से मजे में बनाते चलिए। जोड़ देते हैं, तथा B व D के बीच में एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर को कुंजी K2 से जोड़ दिया। चलिए आते हैं बबुआ, ये एक भैया B और D है, B और D है, इसके बीच में बच्चों एक धारा मापी। ठीक है, और क्या करते हैं, एक यहां पर भी भैया एक कुंजी कह रहा है, एक कुंजी यहां पर हम K2 को जोड़ देते हैं, एक कुंजी K2 हो गया। अब यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है G लिख दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया, यहां तक तो एकदम लॉजिक क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्या है, एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि जैसे इसमें धारा I बह रही है,
धारा I बह रही है तो भैया ये धारा यहां से आकर के दो भागों में बट जा रही है। इधर I1 धारा बह रही है, ठीक है ना, और ये धारा ऐसे जा रही है और यहां से होते हुए ये धारा ये I1 जा रही, फिर ये बट मतलब आकर के I हो जाती है। अब धारा इधर भी बट जा रही तो भैया मान लेते हैं कि इधर जो धारा है I2 है, ये होते हुए इधर से गुजर रही है तो भैया इसमें जो धारा है वो I2, ठीक है। और ये आपका ध्यान देना भैया, ये इस तरफ से इसमें ऐसे प्रवाहित हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, इसमें चार प्रतिरोध को जोड़ करके हमने ABCD मतलब चार प्रतिरोध PQRS जोड़कर ABCD एक क्या है बच्चों, चतुर्भुज बना दिया। फिर हमने A व C के बीच में एक सेल और एक कुंजी को यानी एक कुंजी K1 जोड़ दिया, तथा B व D के बीच में एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 जोड़ दिया। वो इसलिए ताकि धारा मतलब यहाँ पे शो होती रहे कि भैया कितना उसका मतलब उसका पाठ्यांक है वो मापते रहें, ठीक। अब उसके बाद ध्यान समझना, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी बोले तो जो G है गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई भी विक्षेप ना हो, कोई विक्षेपहीन उत्पन्न ना हो, विक्षेप गलत लिखा है समझ जाइएगा, कोई विक्षेप यानी कोई भी हलचल इसमें ना हो, तो ऐसे केसेस में माना जाता है संतुलन। क्योंकि देखा होगा जो धारा मापी होता है उसका कांटा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक, या ऐसे एकदम से कांस्टेंट ऐसे रहेगा, तो भैया अगर कोई हलचल इधर उधर है तो भैया संतुलन में नहीं है। इस तरह से सेट करते हैं कि यदि ये एकदम से कांस्टेंट हो जाए यानी क्या हो, कोई भी विक्षेप ही ना उत्पन्न हो, कोई हलचल ना उत्पन्न हो, तो माना जाता है कि वो क्या है, संतुलन की अवस्था में है। किसके, संतुलन की अवस्था में है। चलिए भैया इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लिए पूरा व्यंजक निकालते हैं। हो गया, चलिए चलते हैं भैया, इसके लिए हम व्यंजक निकालते हैं। अब देखिए यहां पर वही चीज फिर से हमने दोबारा रख लिया है, ध्यान से समझना, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए यहां पे आपका ABCD हमने बताया, आपका PQRS आपको ये दिख ही रहे हैं, P है, Q है, R है, S है, ठीक है। इसके बीच में भैया एक सेल और कुंजी K1, यहाँ गैल्वेनोमीटर कुंजी K2, ये धारा बह रही है, यहाँ से धारा I1 I2 दिख रहा है ना, दो धारा बह रही। इधर भी बच्चों आप देखेंगे तो भैया I2 धारा, इधर I2 धारा मतलब I1 है और इधर I2। अब यहाँ पे लगाएंगे बच्चों कौन सा नियम, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिखेंगे भैया, किरचॉफ के, क्योंकि पूरी तरह से उसी पे आधारित होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, ठीक है, द्वितीय नियम से। किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है क्या होता है, द्वितीय नियम से, तो सबसे पहले लिखेंगे भैया कि बंद पास, बंद पास किसके लिए, तो बंद पास सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे, ये जो आपका दिख रहा है ना भैया, इसके लिए, ये मान लेते हैं ये धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, इसके लिए, तो इस वाले की बात कर रहे हैं बबुआ, बंद पास। अब यहां पे तो धारा देखिए इस तरह बह रही है, बट यहां पे अगर धारा का डायरेक्शन देखें तो भी इसी तरफ है, इसी तरफ, ठीक है। तो इस वाले की बात कर रहे हैं किसके, ABDA, ठीक, ABDA पूरे के लिए, इस इधर के लिए तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बंद पास, तो बंद पास ABDA पूरा आके बंद कर दे रहे हैं के लिए, इसके लिए निकालेंगे बबुआ। तो अब किरचॉफ का नियम क्या बोलता है रसगुल्लों, इसमें धारा क्या है, I1 है बबुआ, I1 गुणे प्रतिरोध इसके संगत वाला क्या है बच्चों, P है। अब बबुआ याद रखना, क्योंकि धारा अब देखिए इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा, धारा ये तो है लेकिन यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है, यहाँ पे जो है कि वो धारा भैया इस तरफ से बह रही है, तो यहाँ तो धारा यहाँ से भैया विपरीत है, इसलिए बच्चों यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब दूसरे वाले में आएंगे ना बच्चों, इसमें धारा क्या है भैया, तो I2 है, प्रतिरोध क्या है बच्चों, R है, R है, बराबर का विद्युत वाहक बल क्या लगा है, अरे कुछ हो नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, I1 गुणे P बराबर जब करेंगे तो ये I2 गुणे R,
ठीक, इतना हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसी तरह से अब हम दूसरे वाले में उधर चला जाते हैं। कैसे? बी सी डी बी, बी सी डी बी इस वाले की बात कर रहे हैं। तो अब आ जाएंगे बच्चों कि बंद पास बी सी डी बी, क्योंकि पूरा बंद करना है इसलिए बी सी डी तक नहीं छोड़ेंगे, बी सी डी बी पूरा लिखेंगे, तभी तो पूरा बंद पास होगा। अब इसमें धारा देखिए, इसमें भी धारा का डायरेक्शन अगर थोड़ा गौर से समझें तो भैया यहां तक तो धारा ऐसे बह रही है, मस्त है, I1 है, बट यहां पर धारा की दिशा देखिए, ये जो है ये तो आपका ऐसे है, लेकिन यहां धारा की दिशा ऐसे जा रही है। तो मतलब यहां से यहां तक ठीक है, बट इसको अगर ये ऐसे होता तब तो प्लस करते, तो इसमें भी सेम वही चीज होगा बच्चों। ठीक है, तो के लिए ना लिख देंगे, पहले के लिए, इसके लिए लिखेंगे तो अब उसमें धारा I1 है, तो भैया I1 गुणे क्या है, क्यों। ठीक, I1 गुणे क्यों है। अब उसके बाद माइनस लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये धारा ऐसे जा रही, अगर ये ऐसे आके ऐसे जाती तो ठीक था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। धारा इधर क्या है, नीचे I2 है भैया, इधर है। ठीक, क्योंकि इस वाले में लिखेंगे फिर इस वाले में क्या है वही चित्र देखेंगे ना, क्योंकि दो बंद पास है। एक इधर वाला देखिए जरा, आपके सामने दो बंद पास दिख रहा है, एक ये है यानी इधर वाला पूरा बंद, इधर एक ये है, ये इधर वाला, ठीक, ये इधर वाला पूरा। तो इसके लिए वही चीज निकाल रहे हैं। तो I2 गुणे इसके भैया S प्रतिरोध है, S बराबर 0, तो लिखेंगे I1 गुणे क्यों माइनस, सॉरी, अब जब बराबर करके लिखेंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 गुणे S। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे ना समीकरण 1/2। ठीक है, समीकरण 1/2, समीकरण 1 को 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, भाग लगा देंगे तो बच्चों यहां पे ध्यान समझना, ये I1 गुणे P, इसके साथ में ये वाला भाग लगेगा तो I1 गुणे क्या है, क्यों है, बराबर का, इधर क्या है I2 गुणे R है, तो भैया हो गया I2 गुणे R हो गया, और नीचे क्या है बच्चों I2 इंटू S है, तो ये हो गया I2 इंटू S। ठीक, कटने वाली चीजें काट देते हैं ना भैया, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, बचा क्या बच्चों, क्या बचा भैया, यहां पे बच गया P, नीचे बच गया क्यों, बराबर, यहां बच गया R और नीचे बच गया S। ठीक है, यही क्या हो जाता है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था हो जाता है, P अपान क्यू बराबर R अपान S। क्लियर हुआ, कोई समस्या हुई नहीं ना, होने भी नहीं चाहिए रसगुल्लों, इतना आसान टॉपिक है, इसमें भी भैया हम इतने अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, अगर अब भी हो जाए तब तो भैया अल्लाह बचाए, भगवान बचाए, ईश्वर बचाए। ठीक, तो P अपान क्यू बराबर R अपान S, यही क्या हो जाता है, संतुलन की अवस्था यानी व्हीट स्टोन सेतु। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया कंजूसी बिल्कुल नहीं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर यूं ही पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।